एसिड, हम सब इसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग द सेलर एंड परचेजर मस्ट हैव लाइसेंस, और जो दुकानें एसिड सेल कर रही हैं दे हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ द एसिड। बट स्टिल इन पास्ट 5 years इंडिया हैज एस्टिमेटेड अबाउट 1500 एसिड अटैक्स। ये जो रिकॉर्ड हुआ है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना जाने कितने केसेस होंगे। वैसे एक 10 रुपए का एसिड किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बट देन women are born fighters and we have so many survivors who are fighters in their own way, who are living their life happily and have become motivation for other, और इस किसी को पता भी नहीं चलने देती हैं कि उनके साथ या उनके मन में क्या हो रहा है। They hide their pain behind the beautiful smile. I believe, and I personally believe this, that they are not victims, they are fighters because they fought from themselves, they fought from their inner self, they fought from their family, from society, और किससे नहीं फाइट किया, खुद को एस्टेब्लिश करके। So today I have two beautiful women in my podcast show called She Fought Back. We have Pragya Prasood, founder Atijeevan, and Reshma Qureshi. She is an Indian model and blogger. She is an Indian model who went to New York to present herself. So let's get started with our two beautiful guests who are not only inspiration in their areas, but inspiration for every woman like you, like me, because they have set through their stories, through their journey, a milestone. They have break the red tape, they have broke the glass ceiling, and whatever they are today is because of their self-motivation. So, welcome Pragya and Reshma in She Fought Back podcast. आप सब इस सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल हो that life is beautiful and we should value the life, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो जाए, जीना नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज ये गॉड की का एक ऐसा गिफ्ट है जिसको वैल्यू करना चाहिए। सो स्टार्ट विथ लेट द वर्ल्ड नो योर स्टोरी, एंड आई इनवाइट प्रज्ञा फर्स्ट कि प्रज्ञा आप हमें, हमारे व्यूअर्स को अपनी स्टोरी बताइए कि क्या हुआ आपके साथ और क्या ऐसी चीज थी जिसमें जिसने आपको इतना स्ट्रांग रखा। Thank you so much, Shweta, for having me here. And yes, I'm Pragya, and I was acid attacked 12 days after my wedding. मैं मेरी शादी के 12 दिन के बाद मैं अपने कैंपस प्लेसमेंट के लिए ट्रैवल कर रही थी अपने होम टाउन वाराणसी से दिल्ली। ट्रेन में जब मैं रात को सो रही थी 2 बजे मेरे ऊपर ये एसिड अटैक हुआ था बाय अ जिल्टेड मैन हु जस्ट इन एन एक्ट ऑफ वेंजेंस ही थ्रू एसिड। एंड मैं उसके बाद 3.5 महीने सफदरजंग हॉस्पिटल में थी, struggling between life and death, and coming out of coming out in terms of what has happened with me in those 3.5 months during my initial treatment. मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा था वहाँ बर्न्स वार्ड में, जो हर दिन आते थे, छोटे बच्चे, औरतें, आदमी, सब, और सबकी अलग ही अपनी कहानी होती थी। मैं बहुत यंग थी उस टाइम, और मुझे मैंने कभी ऐसी मिजरी देखी नहीं थी, इतना दर्द और मिजरी। मैं मतलब थैंकफुली मेरे पेरेंट्स और ये सब बहुत बहुत एक अलग ही लाइफ में जी थी, और सिर्फ पढ़ाई और अपने एकेडमिक्स और अपने फैमिली के आगे और मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उस दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत तकलीफ में जिए हैं, और मतलब उनकी लाइफ और खराब हो गई चलने के बाद। बहुत सारे तो ऐसे पेशेंट्स आते थे जिनको औरतें आती थी जिनको जला दिया जाता था, और उनके घर वाले वहां छोड़ के उनको चले जाते थे, मतलब वापस देखने भी नहीं आते थे। तो ऑल दीज थिंग्स वर क्वाइट शॉकिंग टू मी, कि ऐसे भी फैमिली मेंबर्स होते हैं जो मतलब आप जब आपका हाथ पैर, आपका शरीर अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं
वहां पे ही मुझे बहुत मेरी इच्छा होती थी कि मैं उनको जाऊं और मैं उनको बोलूं कि आप हिम्मत नहीं हारो, अ, भगवान बचाए आपको तो आपके साथ और भी अच्छा होगा। और मैं करती थी वहां पे। In fact, when I was totally bandaged from head to toe, I still used to walk and go to those patients, especially the younger ones, and used to motivate them. And मुझे मुझे खुद इस दर्द से निकलने में, इस ट्रॉमा से निकलने में 2 साल लग गए। 2 साल तक मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। मेरे मतलब किसी किसी कजिन सिबलिंग किसी से मेरी बात नहीं थी, फ्रेंड्स किसी से बात नहीं होती थी। लेकिन इस दौरान मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग और मेरे हस्बैंड। मुझे शायद लगता है कि मैं उनकी ही मोटिवेशन की वजह से मैं निकल पाई इस सारे दर्द से, और मतलब आगे अपने अपना लाइफ इस ट्रॉमा के बियॉन्ड सोच पाई। क्योंकि शुरू में तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी। और आगे मैंने जॉब के लिए जब ट्राई किया तो बिकॉज आई वाज वेल क्वालिफाइड एंड तो फिर भी मुझे मना कर दिया गया कि आप पहले अपना सर्जरी करा लो। मैंने बहुत कोशिश किया, अपने कॉलेज गए, बहुत सारे इंडस्ट्री में, मतलब इनफैक्ट जहाँ जहाँ जिस इंडस्ट्री में मैं फैशन इंडस्ट्री से आती हूँ, और वहाँ पे मतलब ब्यूटी को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, राइट? योर अपीयरेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। And I saw that people don't care when you are not uh, beautiful, or you're not your appearance is not good. एंड आई रियलाइज कि मैं यहाँ पे तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन शायद मैं और कुछ कर पाऊँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बहुत बहुत कुछ किया, बिजनेस स्टार्ट किया, केटरिंग का किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं अपने आप को इंगेज रखती थी हमेशा ही कुछ ना कुछ काम से। और उसके बाद मेरी 2 बेटियां हुई। अभी वो 10 साल और 12 साल की हैं। कुछ 3-4 साल जब निकल गए और मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गई, बच्चे हो गए, तो भी मुझे हमेशा एक चीज, मैं हमेशा टच में थी उन उन पेशेंट से जिनको हॉस्पिटल में मैं मिली थी। वो मेरे फ्रेंड्स बन गए थे तब तक, और मैं सबसे टच में थी। और हमेशा ये होता था कि मैं सबको गाइड कर दी थी कि तुम इधर चले जाओ, तुम ये कर लो, तुमको यहाँ मैं कंसेशन दिला दूंगी, ये कर दूंगी। लेकिन अल्टीमेटली मैं उनको हेल्प नहीं कर पाती थी मॉनेटरली। वो मुझे बहुत खटकता था कि मैं इतना कैसे कमा लूं कि मैं उनको हेल्प कर पाऊं, और मैं कैसे करूं। तो इस दौरान मैं मतलब बहुत जगह सेशन भी करने जाती थी, हॉस्पिटल्स में स्पेशली। मेरे डॉक्टर्स जो थे वो मुझे बुलाते थे, तो वो उधर जाती थी। और विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल डॉक्टर्स, और उनके सपोर्ट से ही मैं अतिजीवन फाउंडेशन शुरू कर पाई। क्योंकि उन्होंने मुझे वो हिम्मत दिया कि प्रज्ञा तुम स्टार्ट करो, और तुम्हारे पास सब कुछ है, सब नॉलेज है, और हम तुमको हेल्प करेंगे सर्जरी करने में। और वहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, और मैंने अतिजीवन शुरू किया, और हमने सर्जरी कराना शुरू करी। और फिर मैंने वो ड्रास्टिक चेंज लोग मतलब अप मतलब सारे सर्वाइवर्स में देखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत हील करने में हेल्प किया। क्योंकि हमेशा मुझे ये लगता था कि मैं अपना तो कर ली, लेकिन और क्या, मैं सबको जानती हूँ, इतने लोगों का मैं क्या कर पाऊंगी। और जब मैंने देखा कि मेरे छोटे से एक एफर्ट से इतना चेंज आ रहा है उनके लाइफ में, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि मैं आई my life is worth it now. I am able to do something, change someone's life who are very similar to mine. And yeah, that's what I have been doing so far, and this is my journey. And I'm प्रज्ञा, जब भी आपको सुनती हूँ ना, मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम इंटरेक्टिंग विथ यू, हम पर्सनली भी मिल चुके हैं। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में, कैसे भी कंडीशन रही हो यार, आपने अपने अलावा दूसरों का सोचा है। आप इतने लाइव सोल हो ना, कि कौन कहता है कि फैशन इंडस्ट्री, आई 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 टोटली एग्री विद यू।
कि यस फैशन इंडस्ट्री इज इंडस्ट्री जो आउटर अपीयरेंस देखती है, राइट, विच इज आई थिंक देयर रिक्वायरमेंट, और जो भी मैं कमेंट नहीं करना चाहती, बट एक्चुअली जो इनर ब्यूटी होती है किसी इंसान को ना, वो कैपेबल, मैं बोलूंगी जॉब के लिए परफेक्ट कैपेबल कैंडिडेट बनाता है कि आप अंदर से क्या, राइट, आपके इंटेंशंस क्या हैं, और आपके इंटेंशंस इतने प्योर रहे हैं बिकॉज आप बार बार, अभी भी आपने पूरी स्टोरी में आपने अपने से ज्यादा उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश की कि मैं तो ठीक है, बिकॉज आपके पास फैमिली सपोर्ट था, आपने बताया, और पहले भी आपको सुन चुकी हूँ तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट आपके हस्बैंड ने भी आपको किया, बिकॉज मैंने ऐसे केसेस देखे हैं प्रज्ञा, जो हम आगे बात करेंगे, कि छोड़ दिया है, हस्बैंड्स ने छोड़ दिया है, फैमिली ने छोड़ दिया, आपने खुद बताया, राइट, लेकिन थैंक, एक्चुअली हेड्स ऑफ टू योर हस्बैंड who has been so supportive and your family. We'll come back to you, Pragya. एक बार let's listen to Reshma's story also and let our viewer listen to Reshma's story also. रेशमा प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को अपनी स्टोरी बताइए, और एक ऐसा फैक्टर जिसने आपको ड्राइव रखा है कि मैं लड़ूंगी और मैं जीत के दिखाऊंगी. हाय एवरीवन, मेरा नाम रेशमा बानो कुरैशी है और थैंक यू सो मच श्रुति मैम, जो आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपसे बात कर सकें. और मेरा अटैक हुआ था 2019 मई को. मेरा अटैक किया था मेरे जीजा जी ने. वो मेरी बहन को बहुत ज्यादा मारते पीटते थे, बहुत सताते थे. तो उनके 2 बच्चे थे. जब तक लड़का था तो वो बहुत अच्छे थे, लड़की होने के बाद उसको बहुत मारने पीटने लगे, बहुत सताते थे, उसको खाना नहीं देते थे. मेरी बहन बहुत वहां तकलीफ में थी. तो मेरे पापा को किसी ने कहा कि अपनी बेटी को वहां से ले आओ, क्योंकि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, वो मर जाएगी, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी. हम उसको गांव से बॉम्बे ले गए कि हमारी बहन हमारे पास रहेगी, लेकिन हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा उसकी बहन इतनी तकलीफ में हो. तो एक लड़की एक लड़का था. लड़का हमने स्कूल में डाल दिया, फिर लड़का पढ़ेगा, तो उन्होंने बच्चे को स्कूल में से उठा लिया. कि मतलब बच्चा बिल्कुल भी राजी नहीं था जाने के लिए, उसने जबरदस्ती बच्चे को लेके चला गया. तो मेरी बहन बच्चे के बिना नहीं रह पाती थी. हमने एक केस कर दिया कि बच्चा माँ को चाहिए. जिस दिन कोर्ट ने हाजिर किया कि बच्चा आज माँ को दिया जाएगा, और उस दिन मैं और मेरी बहन रास्ते में जा रहे थे, तो वो मतलब एक स्टेशन था, स्टेशन के पास में लेके वो उनकी चाचू के लड़के सब लोग बैठे थे, हम दोनों बहन जा रहे थे. तो वो सामने से निकला, एक ने मेरा बाल पकड़ के मुझे जमीन में ढकेल दिया, और दूसरे ने, जो मेरी बहन के हस्बैंड थे, उन्होंने मेरा फेस तो बंदा ही था एकदम, तो उसने खोला भी नहीं, मेरे फेस पे डायरेक्ट एसिड डाल दिया. उस समय बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, मैं इतना चिल्ला रही थी, इतना रो रही थी. स्टेशन के पास था, इतने लोग थे, लेकिन हमारी किसी ने हेल्प नहीं की. सब हमको देख के दूर दूर भाग रहे थे कि हम छुएंगे तो हमें कुछ ना हो जाए. तो उसके बाद मेरी बहन ने, बहुत लोगों ने इससे तकलीफ मतलब हेल्प मांगी कि कोई मेरी बहन को पहुंचा दो. एक पता नहीं कौन था, अल्लाह का बंदा, वो आया, मेरे को अपनी बाइक पे उसने बिठाया. मैंने उसको इतना तेज हक कर लिया था कि वो भी पीछे से पूरा जल चुका था. उसके बाद में फिर मुझे पुलिस स्टेशन ले गए, एक हॉस्पिटल ले गए. वो मुझे देखने से बिल्कुल मना कर दिया, बोला कि पहले जाओ FIR लिखाओ. FIR की. फिर मेरी मम्मा मुझे देख के बेहोश हो गई, वो मुझे लेके गई पुलिस स्टेशन. वहां पे मेरा 6-7 घंटे तक बयान हुआ, कौन था क्या था. 6-7 घंटे मेरे फेस पे एसिड डला हुआ था. मैं बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी कि प्लीज मेरे को बहुत जलन हो रही है. मैं मतलब मैं इतना उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी. उन्होंने मुझे, उसके बाद मुझे उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए भेजा. काश, मैं सोचती हूँ अगर वो 6-7 घंटे आज मुझे दिए होते तो आज मेरी आइज बच जाती. कि मेरे को बहुत तकलीफ होती है ये बात पे कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में मेरी आइज चली गई. कभी कभी बहुत ज्यादा ही तकलीफ होती है, लेकिन एक जिंदगी है, ये जीनी पड़ेगी. हम जिएंगे तो काश हमारे जैसे बहुत से लोग हैं तो वो भी हमें देख के जिएंगे. उसके बाद में फिर मैंने फेस अभी तक अपना आईने में देखा ही नहीं था 3 महीने तक. मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है. मैं सोचती थी बहुत छोटा मोटा सा दाग आ गया होगा चेहरे पे. और मेरे को अपने चेहरे से इतना प्यार था कि पिंपल्स भी आ जाते थे, तो मैं बहुत परेशान करती थी अपनी मम्मा को कि कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा. मतलब मेरे घर वालों को भी इतना टेंशन कि इतना बड़ा दाग हम कैसे बता पाएंगे. फिर मुझे बॉम्बे में मेरा एक ट्रीटमेंट हुआ, तो वहां से साइन हॉस्पिटल में. फिर उसके बाद में वहां से मुझे घर लेके आए. फर्स्ट टाइम था जब मैंने वॉशरूम में गई,
और अपना अपना चेहरा आईने में देखा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है। मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि, मतलब मैं अपना पहला वाला चेहरा याद कर रही थी कि मेरी क्या गलती थी। जो इंसान को मैंने आज तक उफ तक नहीं बोला था, उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी सजा मुझे दे के चले गए। बहुत बहुत तकलीफ हुई, बहुत रोई कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मर जाऊंगी। घर वालों को धमकी देती थी, आप लोग सो, मैं रात में दरवाजा खोल के चली जाऊंगी, कहीं समुंदर में मर जाऊंगी। लेकिन मेरे घर में सब टूट गए थे, सब। मेरी बहन तो मेरे सामने नहीं आती थी, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ थी कि काश मेरे साथ में हो जाता, लेकिन मेरी बहन के साथ में नहीं होता। उसके बाद में फिर एक बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, फैन में सब कुछ कर लिया था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे देख लिया। वो बहुत रोया कि आज तू कुछ कर लेगी, वो बाहर निकल के उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। वो बाहर निकल के काश वो मेरे साथ में करे, घर वालों के साथ में करे। तो मतलब जीना जी, हम लोग तुझे पहले से जैसे ही करके देंगे तू अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत सारा हुआ। पापा तो एकदम टूट गए, अभी तक एकदम टूट गए। उनकी हालत अभी तक खराब रहती है मुझे देख के, क्योंकि घर में सबसे लाडली मैं ही हूँ। और उन्होंने मुझे ऐसी हालत में देख के उनको अभी भी अफसोस होता है। लेकिन उसके बाद में फिर धीरे धीरे पापा को देख के हिम्मत मिली कि नहीं, मैं करूंगी कुछ लाइफ में, और मैं उनके लिए करूंगी जिनके साथ में ये हुआ है। फिर मैंने एक कैंपेन किया था, ब्यूटी टिप्स बाय रेशमा, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा ही आगे गया था वो कैंपेन। उसके थ्रू मुझे न्यूयॉर्क फैशन वीक बुलाया गया था। मेरा न्यूयॉर्क फैशन वीक में, मैं जब सुनी थी मुझे न्यूयॉर्क फैशन वीक में बुलाया गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मतलब चलो मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर होकर न्यूयॉर्क फैशन वीक में चलूंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे चलूंगी कैसे नहीं, इतना ऐसे फेस लेके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या होगा। पर वहां जाने के बाद में मुझे बहुत सी हिम्मत मिली कि बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मेरा बहुत बहुत हिम्मत दिया मुझे कि आप बहुत प्यारे हो। और मैंने बहुत हिम्मत करके किया कि पूरी दुनिया मुझे देखेगी। और जो लड़कियां नहीं निकल पाती हैं कि फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, फेस तो एक ब्यूटी है, ये सबने मिलके बनाया था, लेकिन हम सब मिलके हटा भी सकते हैं कि फेस एक ब्यूटी नहीं है। दिल अच्छा होना चाहिए, इंसान का मन अच्छा होना चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। ब्यूटी क्या है? कुछ नहीं है। मतलब होता है कि हाँ, हम कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो हाँ एक चेहरा देखना चाहिए, ये है वो है, अभी भी बहुत से इशू होते हैं। लेकिन मेरे मायने से कुछ भी नहीं है कि ब्यूटी हमारा फेस है। दिल और मन अच्छा रखो तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला रेशमा आपने, और प्रज्ञा जी ने भी सेम सेम सेंटेंस बोली थी कि ये माइंडसेट ना सोसाइटी का है कि आपका अपीयरेंस कैसा है। बट मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों से बात करके जो सीखा है, इंटेंशन बहुत जरूरी है। और ये आप खुद बोल रहे हो कि आपने हिम्मत दिखाई, आपके परिवार ने आपको हिम्मत दी, आपने हिम्मत दिखाई और आप न्यूयॉर्क फैशन वीक तक पहुंचे। तो इसका मतलब आपने ही प्रूव कर दिया कि कुछ भी हो जाए, राइट। फेस ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए भी और फैशन इंडस्ट्री के लिए भी फेस जरूरी नहीं है, इंटेंशन जरूरी है, काम जरूरी है, आप कितना अच्छा करके देते हो। तो आप देखो, अगर वो जो सुसाइडल टेंडेंसी आपके में आई, अगर आपका भाई नहीं होता तो पता नहीं आप क्या करते उस वक्त, राइट। मैं आपको भी वहां बहुत गलत नहीं बोलूंगी, बट वो एक हिम्मत जो आपके भाई ने दी, आपको बहुत ऊपर ले गए। और आपको देख के, या प्रज्ञा को देख के, कितनी लड़कियां हैं, वो चाहे, मैं ये नहीं बोलती कि सबकी सब सिर्फ एसिड विक्टिम्स हैं, फाइटर्स हैं, नहीं, जो नॉर्मल डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार है ना, जो किसी भी लाइफ में कुछ भी झेल रही हैं, वो आप जैसे फाइटर्स को देख के बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत आता है कि हम भी कर सकते हैं। अगर रेशमा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं खुद सोचती हूँ, अगर आप लोग इतना हिम्मत दिखा सकते हो लाइफ के प्रति ना, सोसाइटी के जो जो रेड टेप है ना कि इस चीज के लिए सिर्फ यही फिट है, वो सब कुछ आप लोगों ने तोड़ा है। प्रज्ञा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। रेशमा को पता था उनका एसिड जो अटैकर है वो कौन है, वो फैमिली है। और अगर रिसर्च आप देखो तो मैक्सिमम फैमिली और जानने वाले ही ऐसा करते हैं। बट आपके केस में आप व्यूअर्स को बताएंगे कि आपका अटैकर कौन था और आपने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहे हो शुरू से।
मेरा अटैकर एक लड़का था जो मेरे ही मतलब होम टाउन में रहता था, और जो शादी करना चाहता था मुझसे, लेकिन क्योंकि मेरी शादी हो गई जिससे मैं शादी करना चाहती थी, और फिर मैं आगे बढ़ रही थी, तो वो उसको वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, और इस वजह से उसने, और मुझे मुझे ये चीज़ें कभी पता नहीं थी कि उसके इंटेंशंस क्या हैं, और ये तो मेरी शादी हो गई, तो इस वजह से उसने एसिड डाल दिया। मुझे ये लगता है कि हमारा ये जो एसिड अटैक या किसी तरह का जो वायलेंस होता है औरतों के ऊपर, वो बहुत हद तक हमारे पेट्रियार्कल सोसाइटी और माइंडसेट को की वजह से होता है, क्योंकि हमेशा जो आदमी के अंदर जो वो रहता है कि ये अगर औरत है, ये अगर लड़की है, और मैं मर्द हूँ, मैं जो चाहता हूँ अगर वो नहीं मेरी बात माने, तो शी इज destined फॉर अ पनिशमेंट। दैट्स व्हाट दे, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उनको लगता है कि औरत को सजा देना उनका अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं औरत के साथ। वो अगर चाहते हैं कि वो मेरे से शादी करे, तो मैं उसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, राइट। मतलब मैं कमाने वाला हूँ, मैं वो करूँ, तो वो एक माइंडसेट है कि मैं ऊपर हूँ, मैं एक औरत से ऊपर हूँ, वो और हमारा एक माइंडसेट और है प्रज्ञा, जो आपकी बातों में ही आ गया, कि औरत से हार भी नहीं बर्दाश्त, मतलब, और जो बिल्कुल हार नहीं है, आपने अगर उनको मना कर दिया, बिकॉज आपकी ये लाइफ है, आप किससे शादी करना चाहते हो, दैट इज योर डिसीजन, राइट। सो ये यस, एक वो ना रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है एक औरत के हाथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ना नहीं बर्दाश्त है, ना नहीं बर्दाश्त है। और ये सारा वायलेंस और ये सारा माइंडसेट वहीं से आता है कि इसको तो सजा, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको तो मैं दूंगा सजा, इसको तो इसका मतलब इतना कुछ क्यों कर रही है। और सबसे इजी तरीका है ये एसिड अटैक। मैं नहीं बोलती कि मतलब सिर्फ एसिड अटैक, बहुत सारी औरतें बहुत अलग तरीके का वायलेंस वो फेस करती हैं, लेकिन एसिड अटैक भी एक बहुत बड़ा वायलेंस है, जहां मतलब एक हीनियस क्राइम है, जहां और मर्द को ये लगता है कि ये अपने चेहरे पे ही गुरूर करती है, राइट। इसका मतलब एक औरत का साइनोनिम होता है ब्यूटी, राइट। तो इसका इसका चेहरा खराब कर दो कि इसका सारा गुरूर ही खत्म हो जाए, इससे ना कोई शादी करे, इससे ना कोई इसके साथ रहे, इसको सब लोग रिजेक्ट करें, बस। तो ये एक मतलब एसिड अटैक एक तरीका है कि उसको एक जिंदा लाश बना के रख दो, और उससे उनका वो ईगो जो है वो सेटिस्फाई होता है कि ये मेरी नहीं हुई तो किसी और की, किसी और के साथ वो जिंदगी बिता नहीं सकती है। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है बदला, या जो मतलब एक तरह से आप वो बोलिए कि बदला ही, ऑफ कोर्स बदला, या आप रिवेंज, जो जो हमारे दिमाग में, मतलब शुरू शुरू में अगर मुझसे कोई पूछता कि क्या करना चाहती हो उस आदमी के साथ जिसने तुम्हारे ऊपर एसिड अटैक, मैं बोलती थी कि उसके ऊपर भी एसिड डाल दो। लेकिन अब मुझे पता है कि सबसे बड़ा बदला यही है कि मैं यहाँ आज खड़ी हूँ, और मैं शायद जो नहीं कर सकती थी वो भी मैं आज कर रही हूँ। वो सबसे बड़ा रिवेंज हो सकता है किसी अटैकर। नहीं, आपके सक्सेस में ने आपने रिवेंज नहीं लिया एक्चुअली, आपने उसको और आई एम श्योर कि आपने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी की होगी, एंड वो उसका उसको सजा भी मिला होगा, लेकिन आपने प्रज्ञा खुद को ही खड़ा नहीं किया, आपने ना पूरे उस चेन को, जो थॉट प्रोसेस की चेन थी ना, कि ब्यूटी खराब कर दो, कॉन्फिडेंस लेवल चला जाएगा, ये अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाएगी, समाज और परिवार एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, आपने सारी ये जो गलत फहमियां थी ना, यू ब्रोक एवरीथिंग, एवरीथिंग, बिकॉज यू आर वन ऑफ द पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ बॉडी, यू आर वन ऑफ द पर्सन हु इज स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर योर सेल्फ बट द अदर वुमेन लाइक यू, और फुलफिलिंग, यू आर अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन। तो आप एक महिला की ट्रू एग्जाम्पल हो आज के टाइम पे, किसी को और क्या चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच प्रज्ञा, ये चीज लाने के लिए और थॉट प्रोसेस लाने के लिए एक अटैकर का, क्योंकि ये तो अपब्रिंगिंग है,
ये तो 2 मिनट का या 2 सेकंड का जो सर में जुनून आता है कि उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया, या उसने उसने मेरे खिलाफ कैसे बोला। क्योंकि रेशमा के केस में भी सेम है कि उसने मतलब एक औरत आके अपनी बहन को सपोर्ट कर रही है, राइट। यही हुआ उनके केस में भी कि एक औरत हमारे खिलाफ खड़ी हो गई, एक लड़की, हमारे छोटी लड़की हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। तो ये जो ईगो है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन का ईगो है कि चेहरा खराब करके या शरीर खराब करके इनको कुछ मिल जाएगा, तो ये मैसेज जाना भी बहुत स्ट्रांग है कि आप कुछ भी कर लो, हमारा अंदर से जो जुनून है और इंटेंशन है वो कोई नहीं